start new topic in rotational motion. Okay, rotational motion में बच्चों कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट. आज मुझे आप लोग को रिलेशनशिप बताना है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच. ओके, किसके बीच? तो हेडिंग रहेगा आप लोग का रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. ओके, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. Keep quiet. What is angular momentum? L. इसका मैं वेक्टर फॉर्म रिटेन कर रहा हूं. कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. We know that vector L is equal to vector R cross vector P. ये फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का है. वेक्टर L is equal to vector R cross vector P. मुझे कैलकुलेट करना है टॉर्क की वैल्यू. किसकी वैल्यू? तो इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन. क्या करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. यूजिंग डिफरेंशिएशन with respect to t for time. तो क्या मिलेगा हमको? d dt of L is equal to d dt of vector R cross vector P. ये मिलेगा हमको. इस डिफरेंशिएशन टर्म्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कोई फार्मूला है आप लोग के पास? अगर प्लस या माइनस बीच में होता है तो हम लोग डायरेक्टली इंडिविजुअल कर देते हैं, अलग अलग उसको, है ना, सेपरेट करते हैं डिफरेंशिएट को. लेकिन जब मल्टीप्लाई फॉर्म में हो और दोनों वेरी करते हो टाइम के साथ, तो इसका हम डिफरेंशिएशन का मल्टीपल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. पढ़े हो? जैसे dx ऑफ f1x into f2x इस टर्म में दिखाई पड़ रहा है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. तो इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही फार्मूला हम यहाँ पे सेट करेंगे भी. लेकिन पहले इसका फार्मूला जो नहीं जानते बायो के स्टूडेंट्स, वो भी ध्यान दें इसको. मैथ्स वाले हैं तो पढ़ लिए होंगे डिफरेंशिएशन, तो अच्छी बात है. लिमिट भी पढ़े होंगे, है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, है ना, कोई बात नहीं है. तो डिफरेंशिएशन जो पढ़े, अच्छी बात है. जो ना पढ़े हैं बायो स्टूडेंट वो ध्यान दें. dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये है फार्मूला, आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं. इसी फार्मूले पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, यहां फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? R. सेकंड फंक्शन P. तो कैसे लिखोगे इसको? फर्स्ट फंक्शन इनटू ddT ऑफ सेकंड फंक्शन. बहुत छोटा लिख रहे हैं क्या? तो अगर बहुत बड़े लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा लिख देंगे. ओके बच्चों, थोड़ा
समझिए जरा सा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है। तो ये है वेक्टर L। अब ठीक है बच्चों, वेक्टर R क्रॉस डॉट ऑफिंग R क्रॉस P, इसी का डिफरेंशिएट करोगे इस फॉर्मूले से, फर्स्ट फंक्शन इनटू ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां फर्स्ट फंक्शन क्या है R, सेकंड फंक्शन क्या है P। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे T के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे एक वर्ड जरूर लिखेंगे कि यूजिंग दिखाई पड़ रहा है, यूजिंग डिफरेंशिएशन with respect to t, t मतलब टाइम, wit मतलब with respect to t। तो dt of vector L दिखाई पड़ा, is equal to dt of vector R क्रॉस वेक्टर P, ऐसे लिखेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे उस फार्मूले से। तो मैं इधर इसको लिख रहा हूं dl अपॉन dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन R है R। अब यहां देखो इनटू नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला टर्म्स है, तो क्रॉस टर्म यूज करना है। तो वेक्टर R क्रॉस dt ऑफ वेक्टर P प्लस फिर सेकेंड फंक्शन वेक्टर P क्रॉस dt ऑफ वेक्टर R। यहां तक क्लियर हो बच्चों? कितने लोगों को डाउट लग रहा है अभी भी? ये एक्सप्लेनेशन कितने लोगों को डाउट लग रहा है ये कैसे सर हो गया? ये डिफरेंशिएशन का मल्टीपल वाला फार्मूला है। ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मैं यूज करूंगा इस फार्मूले पर, तो मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे। अब आप लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग में लिखूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ वेक्टर F इज इक्वल टू dt ऑफ P, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और आप लोग वेलोसिटी पढ़े होंगे, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? तो ये वेक्टर v हो जाएगा एंड वेक्टर v इज इक्वल टू dt ऑफ वेक्टर r। ये पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर मतलब एक डिस्प्लेसमेंट होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पे रखेंगे हम v और यहां रखेंगे f। तो ये नोट करिए जरा सा, इस साइड में इरेज करूं, इधर का मैं इरेज कर रहा हूं। तो dt ऑफ वेक्टर L वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F प्लस P है यहां पे वेक्टर P, तो ये V हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर सॉरी V होगा यहां पे, बाई मिस्टेक R निकल गया। तो वेक्टर V हो जाएगा कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, तो वेक्टर V हो जाएगा
P क्रॉस V। न्यूटन्स लॉ कहता है the applied force is equal to the rate of change in momentum डेल्टा P by डेल्टा T या d dt of P dP by dt भी इसको पढ़ते हैं, पढ़ी हो बच्चों इधर आप लोग? सब क्लियर है ना? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो वेक्टर r है ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट का वर्क करेगा। यहाँ पर किसका वर्क करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो वो भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? अब जहां ये है इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो वो मिला r क्रॉस f प्लस p क्रॉस v मिल गया। अब कोई डाउट नहीं, आगे चले इसके। तो वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v, ये होता है मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस m v क्रॉस v। वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, a क्रॉस a 0, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू m 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये क्या होता है? टॉर्क होता है। तो dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क प्लस 0, तो टॉर्क मिल जाएगा टोटली। नोट कर ले यहाँ तक बच्चे। ये रिलेशनशिप समझ में आया आप लोगों को? इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे सर? बता रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आगे से। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हेडिंग रहेगा कंजर्वेशन। दिखाई पड़ रहा है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कंजर्व कब रहेगा एंगुलर मोमेंटम? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यही है इसका प्रिंसिपल। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क is not applied, then angular momentum L क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। यही है कंजर्वेशन। इसका एप्लीकेशन जो पूछा आपने भी, क्लियर है बच्चे? इसी क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ऐसा लग रहा में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना? आप लोग बुक रखे होंगे घर पे, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, अभी कुछ मैं एग्जांपल्स हो सकता है दिमाग में अगर आ जाएगा तो मैं डिस्कस करूंगा इस पे। तो वेक्टर L इज इक्वल टू कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अब आपने पढ़ा है L इक्वल टू क्या होता है? I इंटू ओमेगा, बिकॉज L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, पढ़ा है? तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर दें। इट इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं कि L इंटू I इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। सही बात है बच्चे? अगर L कांस्टेंट है, इसका मतलब यही हुआ कि I इंटू ओमेगा यही क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी
का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट the product of moment of inertia and angular velocity remains constant। यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसको मैं देख कर सकता हूं, अगर इनिशियल में कह दूं I1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू I3 ओमेगा 3 इक्वल टू I4 ओमेगा 4 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, है ना, सब इक्वल रहेगा। तो मैं इतना ही हमको यूज करना होता है न्यूमेरिकल में, सिर्फ ये फार्मूला I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नोट कर लो बच्चों इसको, ये फार्मूला। अब इसी पर मैं एक क्वेश्चंस बना रहा हूं खुद से, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। सपोज मेरे पास क्या है, हम लोग अर्थ पे है ही, कहां पे है, अर्थ पे। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है ना। वन डे में कितना रोटेट करती है, मतलब वन डे में कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स लगता है ना, लगता। अगर सडनली इसका रेडियस हाफ हो जाए, क्या हो जाए, रेडियस हाफ, तो इसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। देखो क्वेश्चन लिखो, गलत। देखो, इफ रेडियस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अर्थ is suddenly half of its initial radius, suddenly half of its initial radius, then what will be new time period of Earth? हाँ, अगर इसका रेडियस जो है सडनली इनिशियल क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 4 टाइम्स। मुझे भी नहीं पता कितना होगा, लेकिन मैं लग रहा है हमको कि गलत बता रहा हूं। अगर रेडियस वही है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। तो रेडियस हाफ हो जाए तो 4 टाइम्स बताओगे, उसको तो आवर्स में बता रहे हो, इसको किसमें बताओगे, टाइम्स बताओगे, उसको भी आवर्स में बताओगे ना, कितना आवर होगा, 96 तब भी गलत है। इसके लिए 6 आवर्स। कुछ किसने बताया, राइट आंसर। क्लियर? कैसे आएगा समझिए। ये फार्मूला है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अर्थ को हम लोग एक कंप्लीटली स्फीयर मान के चलते हैं। क्या मान चलते हैं? और स्फीयर कोई है, ये स्फीयर हमारा है, इसका एक्सिस ये है, इसके अराउंड रोटेट कर रही है ये। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
आपको घबराइए नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसको स्फीयर मान चलते हैं तो स्फीयर का कितना होता है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये आपको दिया रहेगा। तो यहाँ r क्या है, इनिशियल रेडियस, m क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो इसको कह दोगे I1, क्या कह दोगे, वेरी गुड। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, पढ़े हो बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, 2π/t, कल ही बताया था ना मैंने। तो इनिशियल ओमेगा 1 कहोगे तो इसको T1 लगा दोगे। क्लियर? I2 इसको देख ले सकते हो, यहां 2/5m, मास तो चेंज नहीं होगा, मास क्यों नहीं चेंज होगा, हाँ ये दिमाग में तुम्हारे आ रहा, मैं सोच रहा था बच्चे पूछेंगे जरूर इसको, मास चेंज नहीं होगा, मालूम है क्यों, रेडियस चेंज कर रहे हैं, ये रेडियस तो थोड़ा जो रहेगा वो स्फीयर है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है, पूरा वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है ना, वो है नहीं है, तुम रेडियस है वहां पर रखो, चाहे और नीचे डाउन कर दो रेडियस, मास तो ही रहेगा ना, मास कहाँ चेंज होगा। एक स्फीयर जब मान चलोगे तो चूंकि अर्थ कहाँ पे, हम लोग सरफेस पे हैं और सरफेस के ऊपर स्फीयर है, स्फीयर का हम लोग कहाँ पे है, एकदम बिल्कुल कर सकते हो इक्वेटर पे है, बात समझ रही है ना, ऊपर हिस्सा क्या है, बोलो, हवा है ना, वैक्यूम भी है अभी, तो उसका मास इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये जो जहां पे हम लोग ये मास इंक्लूड होगा, तो टोटल मास हम लोग कांस्टेंट मान चलेंगे, ठीक है ना। अर्थ के लिए ये क्योंकि अर्थ को पूरी तरह समझना हम लोग के बस के नहीं है कि समझ लेंगे, साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते अर्थ को पूरी तरह से, ठीक है ना, इसलिए इसको मास को कांस्टेंट रखा जाता है, याद रखना। और किसी बॉडी के लिए मास तो श्योर है कांस्टेंट रहेगा, अर्थ भी कांस्टेंट मान चलेंगे, तो मास वही रहेगा, लेकिन क्यों रेडियस हम लोग चेंज करेंगे, r/2 का होल स्क्वायर, ओमेगा 2 कितना होगा, 2π/t2, इस फार्मूला का यूज करोगे, 2/5 mr² 2π/t1 इज इक्वल टू 2/5 m r²/4, ये r² से ये r² कैंसिल, यहाँ पे 2π/t2 लिखेंगे, यहाँ पे है ना, 2π कैंसिल, 2/5 5m कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा हमारा 1/24, यहाँ क्या है सर 4t2 है, 4t2 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t2 इधर, t2 इक्वल टू 24/4, 4 6 जा 6 आवर्स आएगा, वन डे में 24 आवर्स होता है जब रेडियस वही रहेगा, जब रेडियस चेंज हो गया सडनली तो कितना टाइम पीरियड होगा इसका, बस यही है फर्क, रेडियस कम हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या रहेगा, कम, मास भी रहेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम और पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, इसको आप लोग विथ फिगर के साथ समझिए। ये हमारा कोई मेरे पास बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ये है एक्सिस कोई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, सपोज दैट क्या है ये एक्स एक्सिस, इसी एक्सिस के अराउंड ये रोटेशनल मोशन बॉडी कर रही है, तो इसके अराउंड बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं होगा, होगा, तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके लिए थ्योरम दिया गया है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया क्या है, आई एक्स है, क्या है, आई एक्स है, इसको हमने एक्स ही माना है, किसी किसी बुक में इसको जेड दिखाया गया है, तो कहोगे तो मैं जेड मान लेता हूं, अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो ये जेड है,
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के प्लेन में, अब बॉडी प्लेन है ना, तो प्लेन में एक एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक एक्सिस हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो उसको तो एयर दिखाना चाहिए, एयर में दिखा नहीं पाएंगे, उसको थोड़ा क्रॉस दिखाते हैं ऐसे। तो इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस, मैंने कहा वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस इसके प्लेन में है। जैसे मान लो कि मैंने कहा ये बोर्ड है पूरा, इसमें कितने एक्सिस बना सकते हो बच्चों? सिर्फ दो, एक एक्स एक्सिस ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, और थर्ड एक्सिस यहाँ से ये थर्ड एक्सिस दिखा सकती हो। तो ये थर्ड एक्सिस इस बॉडी की क्या है? परपेंडिकुलर है, और दोनों ये क्या है? इस प्लेन में है। तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। मतलब मैं कह सकता हूं आई एक्स प्लस आई वाई, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर है ना? कोई डाउट? इरेज करता हूं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या कहता है बच्चों? इसको याद रखना, ये एप्लीकेशन में यूज करेंगे इसका। मान लो कोई बॉडी है और इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। तो इस बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पे होल बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट करता है। मैक्सिमम बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होता है। कुछ ही बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास, वो भी एक दो गिने चुने हुए बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मैक्सिमम बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहाँ पे है। दिस इज पॉइंट सी, और यहाँ से कोई जो एक्सिस जा रही है उसको बोलते हैं हम ये इसके पैरेलल जाएगी वो एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास से पासिंग एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके क्या है? पैरेलल है। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने कहा आर डिस्टेंस। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है, और इसकी मान लो मालूम है आपको, सपोज दैट ये इस एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन दैट है ना? तो इसको हम करेंगे ICM। बॉडी का मास कितना है? m। तो I इक्वल टू होता है ICM प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसी फार्मूले का यूज करके आप लोग किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, याद रहेगा ना बच्चों? पीछे वाले ये पढ़ा है इस चीज को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगा MI ऑफ रिंग। केस फर्स्ट में रहेगा एक्सिस एंड एक्सिस टू परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन क्या है? वो परपेंडिकुलर है। जैसे कोई रिंग ऐसे है, ये रिंग मान लो, सपोज दैट दिस इज द रिंग। एक रिंग ऐसे है, ठीक है? इसका सेंटर यहां बीच में होगा कहीं पे, तो ये इसका क्या हो गया? प्लेन हो गया। इस प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस ये, तो इसी एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रही है? एक सर्कल कर सकते हो कि रिवॉल्व कर रही है और रोटेशनल मोशन कर रही है। तो इसका रेडियस कितना है? r है। क्या मान लेंगे? रेडियस r।
इस पूरे रिंग का मास कैपिटल M दिया हुआ है, तो इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट भी किया जाता है, इसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे आएगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो देखो मैं दिखा रहा हूं रिंग। ये रिंग है आपका, क्या है? रिंग। इसका सेंटर ये है और इसकी ये परपेंडिकुलर है एक्सिस, ये इसका पूरा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, और इसका रेडियस मैंने मान लिया क्या है? कैपिटल आर है रेडियस। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस आर, पूरे रिंग का मास कितना है? कैपिटल एम है। हमें ये पता है कि एक स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, पढ़ा है आपने? स्मॉल पार्टिकल का एम आर स्क्वायर। अगर मैं इस रिंग को एक स्मॉल पार्टिकल में, एक छोटा सा पार्टिकल में कन्वर्ट कर दूं, या इसको एक छोटा सा पार्टिकल कहीं पे इमेजिन कर लेता हूं जिसका मास मुझे नहीं पता है,